देख रहा है भीमा, उस कंगले की झोपड़ी पर कैसे चींटियों की तरह गाड़ियां ठुक रही हैं और हमारे ढाबे पर सन्नाटा पसरा है। बारिश में चाय मैगी वाला। रामपुर गांव में आज सुबह से ही बादलों ने अपना डेरा जमा रखा था। दोपहर होते होते तेज बौछारों के साथ हवाएं भी चलने लगी थी। इस बिगड़ते मौसम में भी रघु ने अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा रखी थी। रघु मेहनती तो बहुत था, इसके बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो अपना घर चलाने के लिए इस छोटी सी रेहड़ी पर पूरे तरह से निर्भर था, जिस पर वो चाय और मैगी बेचा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और 2 वर्ष की बेटी मुन्नी थी। हे भगवान, इस मौसम ने तो सब चौपट कर रखा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने तो कमर ही तोड़ दी है। जो भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी वो भी ठप हो चुकी है। घर में बेटी बीमार है, दवाइयाँ लेने तक के पैसे नहीं हैं। बस आज थोड़ी सी मेहरबानी दिखा देना ताकि मुन्नी की दवाइयाँ ला सकूं। रघु भगवान से मिन्नतें ही कर रहा था कि तभी आसमान से बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी। ऐसा होते ही आसपास के सभी दुकान वाले अपनी अपनी दुकानें बंद कर अपने घरों की तरफ जाने लगे। तभी रघु की पत्नी सीमा रेहड़ी के पीछे बने घर से बाहर निकलते हुए बोली, अजी, बारिश तो रुकने की बजाय और तेज हो गई। अब हम क्या करेंगे? इतनी तेज बारिश में भला कौन हमारी रेहड़ी पर आएगा? ऐसा करिए, आप रेहड़ी बंद कर अंदर आ जाइए, कहीं भी गए तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे सीमा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने रेडी बंद कर दी तो मुन्नी की दवाइयाँ, घर का राशन कैसे आएगा? तुम्हें तो पता है ना, पिछले 2 दिनों में 1 रुपये की कमाई भी नहीं हुई है। अगर आज मैं रेडी बंद ही कर दूं तो कल हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं रहेंगे। रघु की बात सुनकर सीमा अपने मकान के अंदर चली गई। बारिश विकराल रूप ले चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। देखते ही देखते शाम से रात हो गई और इसी के साथ बारिश की गति भी थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। रघु ने उदास मन से अपनी रेहड़ी को समेटना शुरू कर दिया था कि तभी बाहर सड़क पर एक तेज धमाका सा हुआ, मानो किसी गाड़ी का टायर फट गया हो। जिसके बाद एक कार सड़क के किनारे हिचकोले खाती हुई रघु की रेहड़ी से महज 10 फीट दूर आकर रुक गई। कार के बोनट से सफेद धुएं का गुब्बार उठ रहा था। ओ भाई, बैठने की थोड़ी जगह मिलेगी क्या? अरे बाबूजी, आप लोग अंदर आकर बैठिए। जगह थोड़ी छोटी है लेकिन बारिश से बचने के लिए काफी है। अरे राम, इतनी भयानक बारिश। राजीव जी, हमारी गाड़ी को अचानक क्या हो गया? इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अब हम क्या करेंगे? बाबूजी, आप घबराइए मत। यहाँ इस मोड़ पर बारिश में अक्सर गाड़ियाँ गर्म होकर या पानी की वजह से बंद हो जाती है। मैकेनिक तो कस्बे में मिलेगा जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, लेकिन रात के 9 बजे वो भी दुकान बंद करके घर जा चुका होगा। मेरी मानिए, थोड़ी देर बैठिए, गाड़ी ठंडी होते ही चलने लगेगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। अच्छा चलो, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास खाने को क्या मिलेगा? हम लोग सुबह से ही सफर पर निकले हैं, अब तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। बाबूजी, मेरी रेडी पर आपको ज्यादा कुछ तो नहीं, पर गर्मा गर्म मैगी और कड़क अदरक वाली मसाला चाय मिल जाएगी। अगर आप बोले तो अभी 2 मिनट में बनाकर आपके सामने रख देता हूँ। हाँ हाँ दादाजी, मुझे भी मैगी खानी है। हाँ भाई, तुम जल्दी से जो भी बन सके बना दो। इस ठंड में कुछ गरम पेट में चला जाए तो जान में जान आ जाए। बेटा, चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा डालना, इस ठंडी हवा से गले में बहुत खराश सी हो रही है।
जी माताजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अभी कड़क अदरक इलायची की चाय और चटपटी मैगी बना के लाता हूँ। रघु जल्दी जल्दी मैगी और चाय बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में मैगी और चाय की कड़क खुशबू आसपास की हवाओं में घुलने लगती है। उसने पतीले में अदरक, इलायची और कुछ मसाले डालकर स्पेशल चाय उबालने के लिए रख दिया। साथ ही कढ़ाई में छोटे छोटे प्याज, टमाटर और कुछ सब्जियां और मिर्च मसाला डालकर मैगी बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रघु ने गर्मा गर्म मैगी और चाय के कुल्हड़ों को राजीव जी और उनकी पत्नी सुनीता के सामने रख दिया, जिसे देखकर वाह भाई, तुम्हारी मैगी से तो गजब की खुशबू आ रही है। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। इतना कहकर जैसे ही राजीव जी और बाकी सब ने मैगी खाई, दादाजी अंकल ने तो बहुत टेस्टी मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई है। हाँ भाई, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। क्या लाजवाब मैगी बनाई है तुमने। और ये मसाला चाय भी क्या गजब की बनी है। गले की खराश एक घूंट में ही खत्म हो गई है। हाँ भाई रघु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी चटपटी मैगी बनाई है कि मजा ही आ गया। तुम्हारे सामने तो शहर के होटलों के बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। ऐसा करो, तुम 3 प्लेट मैगी और बना दो और पैक भी कर देना। हम इसे रास्ते में भी खाएंगे। अपने द्वारा बनाई गई मैगी की तारीफ सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसकी इतनी तारीफ आज तक किसी ने भी नहीं की थी। जिसके बाद उसने राजीव जी की गाड़ी को स्टार्ट करने में उनकी मदद की। जब वो जाने लगे तो उन्होंने रघु के हाथ में 500 के 4 नोट थमाए। ये क्या है बाबूजी? मैंने तो मात्र 200 का सामान आपको खिलाया है और आपने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए। रघु, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हाथों के स्वाद के लिए मेरी तरफ से छोटा सा इनाम है। चुपचाप इसे रख लो। मना किया तो मैं दोबारा तुम्हारी रेडी पर कभी नहीं आऊंगा। राजीव जी और उनका परिवार पैसे देखकर वहाँ से निकल गया। जिसके बाद रघु ने भगवान का शुक्रिया कर अपनी रेडी को बंद किया। आज वो बहुत खुश था। इन पैसों से उसकी बेटी की दवाइयाँ, घर का राशन और दुकान के लिए मैगी के पैकेट सब कुछ आ जाने वाला था। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। दरअसल राजीव जी टूरिज्म बोर्ड के बड़े अधिकारी थे और उन्होंने अपने ट्रैवल ब्लॉग और सोशल मीडिया पर रघु की रेहड़ी और उसकी चाय और मैगी की तस्वीरें डालकर एक भावुक सा पोस्ट लिख दिया। पहाड़ों की सबसे स्वादिष्ट चाय और मैगी। और देखते ही देखते वो पोस्ट इतने वायरल हो गए कि अब हर दिन हर वीकेंड पर लोग दूर दूर से गाड़ियों के काफिले लेकर सिर्फ रघु के हाथ की चाय और मैगी खाने आने लगे। रघु की कमाई अब बढ़ चुकी थी। उसने अपनी दुकान को थोड़ा और बढ़ा कर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी उस तरक्की को देखकर ठीक 100 मीटर की दूरी पर स्थित बड़े ढाबे का मालिक बलदेव अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रहा है। बलदेव का ढाबा बड़ा था, पर वहाँ खाना बिना स्वाद का और महंगा होता था। उसका नौकर भीमा भी बलदेव के पास ही खड़ा था। देख रहा है भीमा, उस कंगले की झोपड़ी पर कैसे चींटियों की तरह गाड़ियां ठुक रही हैं और हमारे ढाबे पर सन्नाटा पसरा है। हाँ मालिक, ये कमाल कुछ दिन पहले उसी दुकान पर आए एक साहब का है। उन्होंने इंटरनेट पर इसकी तारीफ कर दी थी और तभी से शहर से आने वाले लोग उसी की गुमटी के सामने गाड़ी रोकते हैं। अरे ये 2 कौड़ी का चाय मैगी बेचने वाला मेरी बराबरी करेगा? लगता है मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। मालिक, आप कहे तो रात में जाकर उसकी रेडी में आग लगा दूं या 2-4 आदमियों को भेजकर उसका चूल्हा बर्तन तुड़वा दूं। अरे बेवकूफ, सीधे मारपीट करेगा तो पुलिस आ जाएगी और ग्राहक सहानुभूति के लिए उसके पास और भागेंगे। काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
भीमा कुटिलता से मुस्कुराता है। इधर रघु अपनी दुकान पर ग्राहकों को हंसकर गरम गरम चाय मैगी परोस रहा था, बिना ये जाने कि उसके खिलाफ एक भयंकर साजिश का जाल बुना जा चुका है। अगले दिन दोपहर होते होते रघु की दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। रघु तेजी से पैन में मैगी चला रहा है और साथ ही कुल्हड़ों में कड़क चाय डाल रहा है। तभी बलदेव का भेजा हुआ आदमी कालू आम ग्राहकों के भेष में रघु की दुकान पर आता है। अरे भाई, एक प्लेट मसालेदार मैगी लगाना, जरा जल्दी, बहुत तेज भूख लगी है। जी बाबूजी, अभी 2 मिनट में गर्मा गर्म मैगी आपके सामने रखता हूँ। रघु ताजी मैगी बनाकर प्लेट में सजाता है और कालू के सामने रख देता है। कालू इधर उधर देखता है और जैसे ही रघु दूसरे ग्राहक को चाय देने मुड़ता है, कालू अपनी जेब से एक सूखा मरा हुआ कॉकरोच निकालकर चुपके से मैगी की प्लेट में डाल देता है। अरे राम राम, ये क्या खिला रहा है तू लोगों को? इस मैगी में मरा हुआ कॉकरोच पड़ा है। लोगों की जान लेने का धंधा खोल रखा है क्या तूने यहाँ पर? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो बर्तन भी उबलते हुए पानी में धोते हैं और सब्जियां साफ पानी से साफ करते हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सबको दिख रहा है तू कैसी मैगी खिला रहा है। देखो भाई, ये देखो, इसकी मैगी में कीड़ा निकला। कोई मत खाना यहाँ से। भाई साहब, आप शांत हो जाइए। ईश्वर साक्षी है, मैं अपनी सफाई में कभी लापरवाही नहीं बरतता। अगर फिर भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी भीड़ में से एक नियमित ग्राहक, जो शहर का जाना माना एमडी डॉक्टर था, अपनी सीट से उठता है और कालू के प्लेट के पास जाता है। वो चश्मा लगाकर कॉकरोच को ध्यान से देखता है। जरा रुकिए भाई साहब, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जरा इस कीड़े को ध्यान से देखिए। देखने को क्या है साहब? आंख के सामने तो कॉकरोच दिख रहा है। वही तो कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये कॉकरोच बिल्कुल सूखा हुआ है। अगर ये मैगी के साथ उबलते पानी, तेल और मसालों में पकाया गया होता तो गर्म पानी की वजह से ये मुलायम और पका हुआ दिखता। इस पर मसाला तक नहीं लगा है। ये ऊपर से ही किसी ने सूखा कॉकरोच डाला है ताकि इस ईमानदार लड़के को बदनाम किया जा सके। ये सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और मुसाफिर कालू को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। कालू का चेहरा पीला पड़ चुका था। पोल खुलते हुए देखकर वो चुपचाप दुम दबाकर भाग जाता है। ग्राहक रघु की नियत और संयम देखकर उसकी और तारीफें करने लगते हैं और बलदेव की चाल नाकाम हो जाती है। इस घटना के बाद रघु की चाय की मैगी की दुकान और भी फेमस हो जाती है। कुछ ही महीनों में रघु की मेहनत और राजीव जी के पोस्ट की वजह से रघु की कमाई बहुत बढ़ जाती है, जिसके बाद रघु ने अपनी रेहड़ी की जगह एक सुंदर पक्का और हवादार ढाबा बना लिया, जिसका नाम रखा रघु की चाय मैगी का पहाड़ी ढाबा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघु अपने नए ढाबे पर खड़ा चाय के कुल्हड़ों को भर रहा था। ढाबा मुसाफिरों से पूरी तरह भरा हुआ था। तभी सड़क के किनारे से एक बेबस भीगा हुआ आदमी सिर झुकाए पैदल गुजर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ढाबे का मालिक बलदेव था। लोगों के गुस्से और गलत नियत की वजह से उसका पूरा ढाबा बंद हो चुका था, जिसके बाद उसकी हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी। बलदेव भाई, अरे ओ बलदेव भाई, थोड़ा रुको तो। क्या हुआ रघु, तुम मेरी इस हालत का मजाक उड़ाने आए हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें बर्बाद करने की साजिश की। देखो, आज भगवान ने मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बलदेव भाई,
बुराई का जवाब बुराई से देना इंसानियत नहीं है। अब बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। अंदर आइए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। तुम मुझे अंदर बुला रहे हो? मुझे तो तुमसे माफी मांगने की हिम्मत तक नहीं हो रही है रघु। पुरानी बातें भूल जाओ बलदेव भाई, समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। तुम पहले गर्मा गर्म चाय पियो। रघु, आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी चाय और मैगी में इतना स्वाद क्यों है। ये स्वाद सिर्फ मसालों का या मक्खन का नहीं है। ये तुम्हारी साफ नीयत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी नेक दिल का स्वाद है। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मुझे माफ कर दो रघु। माफी मत मांगिए बलदेव भाई, हम दोनों एक ही गांव से हैं। इसका मतलब हम रिश्ते में भाई ही हुए, और भाई कभी भी एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। तुम मेरी बस एक बात याद रखना, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें घर चलाने के लिए काम की जरूरत हो, तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मेरी दुकान और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हुए हैं।